हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है इम्यून सिस्टम का। अब इसमें हमें आज पढ़ना है एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बोला था कि हम एंटीजन को डिस्कस करेंगे, एंटीबॉडीज को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले इस वक्त हम एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। एंटीजन की डेफिनेशन पे जाएंगे। इट इज डिफाइंड एज एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग द बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। यानी एंटीबॉडी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आ जाएगा, हमारी बॉडी में एंटर करेगा और एंटर होने के बाद वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, उसके खिलाफ एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा, तो वही एंटीजन कहलाएगा। एंटीजन जो होते हैं ये जनरली लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और एंटीजन जो है इसके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई होना चाहिए। दूसरी बात वो है इम्यूनोजेनेसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्यूनोजेनेसिटी क्या होता है? इम्यूनोजेनेसिटी होता है कि एंटीजन की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इम्यून रिएक्शन को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, वही होता है इम्यूनोजेनेसिटी। उसके बाद रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि एंटीजन जो है इसकी एक प्रॉपर्टी, वो फॉरेन सब्सटेंस जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा वही एंटीजन कहलाएगा। और लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो एंटीजन है वो अनरिलेटेड टू बॉडी होना चाहिए, यानी वो बॉडी का अपना नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना ब्लड निकालेंगे, एक सिरिंज ब्लड निकालेंगे, फिर वो वापस इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, तो उसके खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी का अपना है। ये बिल्कुल बॉडी से डिफरेंट होना चाहिए, बॉडी से अलग होना चाहिए, हमारी बॉडी का नहीं होना चाहिए, तब जाके वो एंटीजन कहलाएगा। अब वो एंटीजन जो इम्यूनोजेनेसिटी भी जिसकी होगी और रिएक्टिविटी भी जो करेगा, उसको हम कहेंगे कंप्लीट एंटीजन। यानी जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करेगा और जो इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट भी करेगा, तो वही कहलाएगा कंप्लीट एंटीजन। एंटीजन जो है इनकी एक स्पेसिफिक रीजन होता है, इनके सरफेस पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको कहते हैं हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। यानी ये वो पार्ट होता है जो एंटीबॉडी के साथ मिलता है, यानी जहां से एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ती है उसको कहेंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, और इसको बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप जो होता है वो एंटीजन के अंदर वो स्पेसिफिक रीजन होता है जहां से उसको एंटीबॉडी पकड़ती है। एंटीबॉडी जो है वो ही वो एंटीजन के एपिटोप को ही आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जब एंटीबॉडी बनती है तो जिस तरीके का एपिटोप होगा वैसा ही पेरिटोप होगा एंटीबॉडी का। वो हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसके बाद एक और छोटा सा जो टॉपिक है, छोटी सी टर्म है, हैप्टेन। हैप्टेनस क्या होते हैं? हैप्टेनस होते हैं वो इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं। हैप्टेनस जो है ये जब हमारी बॉडी में आएगा कोई, वो हैप्टेन कहलाएगा, वो फुल कंप्लीट एंटीजन नहीं होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकता, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं कर सकता, तो वही हैप्टेन कहलाएगा। हैप्टेनस जो है ये पहले केमिकली कंबाइन होते हैं प्रोटीन्स के साथ। जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं वो हैप्टेन्स के साथ मिलते हैं और उसके बाद इम्यून सिस्टम को वो जनरेट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को वो स्टिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो हैप्टेन होता है, प्योरली जो खाली हैप्टेन होता है, वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करता, उसके खिलाफ कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है। और हैप्टेनस जो है इनको हम कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीजेनस, क्योंकि ये रिएक्टिविटी नहीं करते हैं या ये इम्यूनोजेनेटिक नहीं होते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को जनरेट नहीं कर सकते, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, या ये इसके खिलाफ जब एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं तो उसके बाद रिएक्टिविटी भी नहीं होगी, तो इसलिए ये हैप्टेनस जो होते हैं ये इनकम्प्लीट एंटीजेनस कहलाते हैं। इसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती? देखो बेटा, जो हमारे बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी, जो कोई भी हमारे बॉडी में कोई पैथोजन घुसेगा, हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन जाएगा, तो वो सारा पैथोजन जो है उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। कुछ खास एरिया होता है एक पैथोजन के ऊपर जो इन्फेक्शन कर सकता है और जिसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, और खाली उसी पार्ट के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। और एंटीबॉडी जो बनाने वाले सेल्स है उनके पास जो इंफॉर्मेशन जाती है कि आपको किस तरीके की एंटीबॉडीज बनानी है, वो हेल्पर टी सेल्स काम करती है। और हेल्पर टी सेल्स जो है उसको पहले एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है, और हेल्पर टी सेल्स जो होती है वो खाली स्पेसिफिक पेप्टाइड्स को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
लेकिन जो एंटीजेन्स होते हैं वो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए जो हेल्पर टी सेल्स है वो पूरे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसके खिलाफ किस तरीके की एंटीबॉडी बननी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। ये क्या काम करते हैं, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है ये इस एंटीजन को ब्रेक करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स लार्ज प्रोटीन का बना होता है इसको छोटे छोटे प्रोटीन्स में यानी पेप्टाइड्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद उन पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करते हैं हेल्पर टी सेल्स के लिए। उसके बाद जो हेल्पर टी सेल्स होती है वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जैसे मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेज जो मोनोसाइट्स होते हैं जिनको हम ब्लड मैक्रोफेजेस बोलते हैं, या हिस्टोसाइट्स जो होते हैं उनको हम टिश्यू मैक्रोफेजेस बोलते हैं। इसके साथ साथ बी लिम्फोसाइट्स और डेंड्रेटिक सेल्स जो लैंगहेरन सेल्स भी बोलते हैं इनको, एपिडर्मिस ऑफ स्किन के अंदर होते हैं। ये सारी किस्म की सेल्स जो होती है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। ये एंटीजन को जो है डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पेप्टाइड्स में। अब जब हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीजन एंटर करेगा तो वो एंटीजन जो होता है वो जो पैथोजन होता है उसको क्या करते हैं, ये जो मैक्रोफेजेस होती है वो उसको एनगल्फ करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। उसके बाद मैक्रोफेज के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम जो है वो इस पैथोजन को पकड़ता है और उसके बाद इसको तोड़ता है छोटे छोटे पेप्टाइड्स में। ये जो लार्ज प्रोटीन होता है उसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो ये पेप्टाइड्स होते हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड जो होते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं MCH के साथ। ये जो MCH होते हैं ये इन छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको क्या करते हैं, ये इनके साथ अटैच होते हैं और उसके बाद ये इनको प्रेजेंट करते हैं। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जो एंटीजेंस होते हैं इनको ये प्रेजेंट करते हैं। कहां पर प्रेजेंट करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेजेस या ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। यहाँ पे देखो जो है ये जो MCH होता है, अब जो ये MCH होते हैं ये इन फ्रेगमेंट्स को ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज पे प्रेजेंट करते को स्टिमुलेटरी सिग्नल जो है वो हेल्पर टी सेल उसको एक्टिवेट करता है। अब हेल्पर टी सेल जो है ये किनको आइडेंटिफाई करते हैं, पेप्टाइड्स को, और वो पेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट की गई है। किसने किया है, यही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने प्रेजेंट किया उसको। और उसके बाद क्या होता है, जो हेल्पर टी सेल जो होती है वो इस फ्रेगमेंट को यानी इस एंटीजन को देखेगा, इसको मतलब रीड करेगा और उसके बाद ये स्टिमुलस भेजेगा प्लाज्मा बी सेल्स को और वहां से इसके खिलाफ स्पेशल किस्म की एंटीबॉडीज बनेगी। अब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ये क्या होता है, इसको MHC या HLA भी बोलते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो इन्हीं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर होते हैं। और इनका काम, इनका फंक्शन क्या है कि ये एसेंशियल होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। यानी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो स्पेशल किस्म का जो एंटीबॉडी निकलने वाला है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, तो वो जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है यही उन एंटीजन्स को प्रेजेंट करता है हेल्पर टी सेल्स के लिए। ऑलमोस्ट हर एक सेल के अंदर जो होते हैं ये MHC जो होते हैं, MHC प्रोटीन लगभग हर एक सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद MHC क्लास फर्स्ट या क्लास 1, ये MHC का एक टाइप है। ये प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट हर एक सेल पे एक्सेप्ट आरबीसीज पे प्रेजेंट नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एंटीजेन्स को बाइंड करता है किलर टी सेल्स के साथ। और जब ये मैच फाउंड होता है यानी जब एक एंटीजन जो है वो बाइंड हो जाता है किलर टी सेल के साथ, तो उस वक्त किलर टी सेल जो होती है ये इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग साइटोलिसिन। साइटोलिसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से किलर टी सेल जो है वो इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके बाद जो MHC जो है उसका MHC क्लास 2 जो है वो क्या है, ये जो है ये प्रेजेंट होता है कुछ ही जो सेल्स होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती है खाली उनके अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, जिनमें आते हैं मैक्रोफेजेस, बी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स जो मैंने आपको पहले भी बोला है।
इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्पर टी सेल्स को बाइंड करता है एंटीजन के साथ। जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि एंटीजन जो है वो उसको माइक्रोफेजेस कैसे खाते हैं, फिर एमआईसी जो है वो उन फ्रेगमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करता है हेल्पर टी सेल्स के लिए, वही फंक्शन होता है एमआईसी क्लास 2 का। और एमआईसी क्लास 2 जो है यही आपको ये याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और एमआईसी 2 जो है यही एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करता है, यानी यही हेल्पर टी सेल्स को जो है एक्टिवेट करता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती है, एंटीबॉडीज को पहले डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स इन रिस्पांस ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन के खिलाफ जो इम्यून सेल्स कुछ प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो हमारी बॉडी को बचाने के लिए और एंटीजन को खत्म करने के लिए कुछ केमिकल्स सेक्रेट करते हैं, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी को डिस्कवर किया था एमिल वन बेहरिंग ने। केमिकली जो एंटीबॉडीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। केमिकली जो केमिकल कंपोजिशन है किनका, एंटीबॉडीज का, वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं और ये खास किस्म के एक प्रोटीन क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, उनको बोलते हैं ग्लोबुलिन। इसीलिए इम्यून एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिनको हम आईजी फॉर्म में लिखते हैं। इसी तो ये जो एंटीबॉडीज जो होती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडी जो है ये खास तौर पे स्पेसिफिक होते हैं एंटीजेंस के लिए, यानी ये खाली एंटीजन के खिलाफ बनते हैं। एंटीबॉडीज जो है ये प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मा सेल्स से, इनको हम बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। उन्हीं से ये बनते हैं, वहीं से ये प्रोड्यूस होते हैं। और इनको हम एंटीबॉडी फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट्स को हम एंटीबॉडी फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो है ये लगभग 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हर एक सेकंड के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एंटीबॉडी जो होती है ये वाई शेप्ड टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है। टेट्रापेप्टाइड मतलब इसमें 4 चेन्स होती है। 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती है जिनको एल चेन्स बोलते हैं। 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स होती है जिनको एच चेन्स बोलते हैं। इसीलिए एक नॉर्मल एक एंटीबॉडी होती है उसको हम H2L2 फार्मूला से लिखते हैं। और जो ये 4 पेप्टाइड चेन्स जो होती है ये आपस में जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़ी होती है। हर एक लाइट चेन जो होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 25,000 डाल्टन्स। और लाइट चेन जो होती है वो बनी होती है 214 अमीनो एसिड से। जो अमीनो एसिड्स की जो ये चेन होती है, लाइट चेन, ये 2 पार्ट्स की बनी होती है। जो उसका बाहर का रीजन होता है उसको बोलते हैं आउटर रीजन, और जो अंदर का रीजन होता है वो उसको बोलते हैं इनर रीजन। जो आउटर रीजन होता है वो फर्स्ट अमीनो एसिड से स्टार्ट होता है 108th अमीनो एसिड तक, यानी जो पहले 108 अमीनो एसिड्स है वहां तक आउटर वेरिएबल रीजन कहलाता है। और ये जो रीजन होता है ये वेरिएबल होता है। ये एक एंटीबॉडी में एक तरीके का एक तरीके के अमीनो एसिड्स होंगे, दूसरे में दूसरे तरीके के अमीनो एसिड्स होंगे। ये डिपेंड करता है कि एंटीबॉडी किस तरीके की है। उसके बाद जो इनर रीजन है वो 109th अमीनो एसिड से लेके 214th अमीनो एसिड तक होता है और ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो ये लाइट चेन होती है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, ये कहलाता है वेरिएबल रीजन। ये कहलाता है वेरिएबल रीजन। ये पहले अमीनो एसिड से स्टार्ट होता है 108th अमीनो एसिड तक, 108th अमीनो एसिड तक। उसके बाद जो इसका जो व्हाइट पार्ट है ये इसका कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट है ये स्टार्ट होता है 109th अमीनो एसिड से लेके 214th अमीनो एसिड तक। अब जो हेवी चेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हेवी चेन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 50,000 डाल्टन्स और ये बनी होती है 440 अमीनो एसिड से। और ये लाइट चेन से लगभग दुगनी लेंथ की होती है, जितनी जो लाइट चेन जो होती है उससे डबल लेंथ की ये होती है। जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है हेवी चेन में वो इस प्रकार की है कि जो आउटर रीजन है, इसका आउटर रीजन तो आप समझ गए आप, जो वेरिएबल रीजन है वो बना होता है पहले 118 अमीनो एसिड से, और ये जो पार्ट है ये वेरिएबल होता है। और उसके बाद जो इनर रीजन इसका है जिसको हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं, ये 118th के बाद जो 119th अमीनो एसिड से लेके 440th अमीनो एसिड तक ये रीजन जो होता है ये कांस्टेंट रीजन होता है।
जो अब हिंज रीजन है एंटीबॉडी का, ये जो है ये इसमें दो रीजन्स होते हैं जो एक वक्त पे दो एपिटोप्स, जो एंटीजन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो अटैच होता है, जो फिक्स होता है, जो जो रिएक्शन करता है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, जो एपिटोप बोलते हैं, उस एपिटोप के साथ ये मिलता है, वही हिंज रीजन। जो वेरिएबल रीजन होता है दोनों चेन्स का, हेवी चेन और लाइट चेन, दोनों जो चेन्स होती है, हेवी और लाइट चेन जो है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वेरिएबल रीजन का जो टिप होता है ऊपर वाला पार्ट, उसको कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसका नाम है पैराटोप। पैराटोप जो होता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, यानी जो एपिटोप होता है एंटीजन का, वो पैराटोप के साथ मिलता है, और हर एक स्पेसिफिक एपिटोप होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पैराटोप बनता है। ये मानो आप, ये एक लॉक और की की तरह है, चाबी और ताले की तरह है, एक स्पेसिफिक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, इसी तरीके से एक स्पेसिफिक एपिटोप के लिए एक स्पेसिफिक पैराटोप बनता है। ये जो एरिया होता है ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक एंटीजन को, जो मतलब जो जिस किस्म का एंटीजन होगा उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ बाइंड होता है, और ये बनाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पे मिलते हैं, पैराटोप और एपिटोप मिलता है और बनाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो एंटीबॉडीज होती है, इनमें दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, यानी इनमें दो पैराटोप्स होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बाइवैलेंट, इनको बोलते हैं बाइवैलेंट। ये जो यहाँ पे एरिया है, यानी दोनों लाइट चेन और हेवी चेन, ये दोनों का जो एरिया जो है, ये बीच में जो इसका एरिया बचता है, यही कहलाता है इसका पैराटोप, और इसी के साथ एंटीजन जो है वो बाइंड होता है, इसी को एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। यहाँ एंटीजन का जो एपिटोप होता है वो यहीं पे बाइंड हो जाता है, इसी को बोलते हैं पैराटोप, और यहाँ पे जब एंटीजन मिल जाता है, एंटीजन के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये बनाता है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमें पढ़ना है एंटीबॉडीज जो है उनकी टाइप्स। इनमें सबसे पहले होता है एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबिन जी, जिसको इम्यूनोग्लोबिन गामा भी बोलते हैं, उसके बाद है आईजीए यानी इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, उसके बाद है आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन म्यू, उसके बाद है आईजीडी यानी इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, उसके बाद है आईजीई यानी इम्यूनोग्लोबिन इप्सिलॉन। इसके बाद हम आगे इनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबिन गामा यानी आईजीजी। ये मोनोमर है। मोनोमर मतलब ये एक ही चेन होती है, इसमें एक दो हेवी चेन्स दो लाइट चेन्स होती है, या इनमें हम कहेंगे कि इसमें खाली दो जगह पे है बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है और इसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है। सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर जो है वो है आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन गामा, और ये सबसे एबंडेंट एंटीबॉडी है, मोस्ट एबंडेंट इन सीरम। सीरम के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सीरम के अंदर सबसे एबंडेंट एंटीबॉडी आईजीजी है। ये खाली वो एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा से पार होती है, यानी जो प्लासेंटा होता है माँ और बच्ची के दरमियान जो कनेक्शन होता है, उसके थ्रू जो एक ही एंटीबॉडी पास हो सकती है वो है एंटीबॉडी जी। ये बना होता है आरएच फैक्टर इनकम्पेटेबिलिटी से, और ये जो बनती है ये बनती है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में पहले कोई एंटीजन आया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, अब हम ठीक हो गए, दूसरी बार वही एंटीजन हमारी बॉडी में फिर से एंटर कर गया, तो उस वक्त दूसरी बार इसके खिलाफ जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो आईजीजी के फॉर्म में होगा, यानी ये जो एंटीबॉडी है आईजीजी, ये इसीलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, ये दूसरी बार निकलता है, पहली बार नहीं निकलता। जब हमारी बॉडी में कोई नया एंटीजन आता है, कोई नया जिसने बॉडी जो अभी तक बॉडी में नहीं आया, उसके खिलाफ ये नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, फिर हम ठीक हो गए, और दोबारा फिर से वही एंटीजन जो हमारी बॉडी में आया, तो उस वक्त जो इम्यून सिस्टम है वो इसी एंटीबॉडी को बनाएगा। इसके बाद है आईजीए इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। जो आईजीए है ये डाइमर है। डाइमर मतलब इसमें दो एंटीबॉडीज जो है आपस में मिली होती है, इसलिए इसको डाइमर बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी एंटीबॉडी, ये सेक्रीशन के साथ निकलता है, इसलिए इसको सेक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं।
ये होता है ब्रेस्ट मिल्क जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें भी होता है ये। सीबम जो हमारी बॉडी से ऑयल्स निकलते हैं उसमें भी होता है, स्वेट में होता है, सीमन में होता है, और टीयर्स जो हमारे आई से निकलते हैं, इन सब के साथ IgA जो है वो रिलीज होता है। और इसके साथ साथ जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नोज में के अंदर, थ्रोट के अंदर और बकल कैविटी के अंदर, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उस पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन या हम कुछ खाते हैं तो उस दौरान ये अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको एनगल्फ करता है, तो उसी वक्त ये जो एंटीबॉडी है उसके खिलाफ काम करता है। ये जो एंटीबॉडी है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जो हमारा होता है, जब हम एक्सक्रीट करते हैं तो उसके साथ भी ये निकलता है, और उसको तब बोलते हैं हम कैप्रो एंटीबॉडी। इसके बाद IgD है डेल्टा, ये मोनोमर ही है, और ये जो होता है ये बी सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद IgE, ये भी मोनोमर है, ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जब हमारी बॉडी में एलर्जी होती है तो उस वक्त ये निकलता है। और ये इट कॉज रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन इसमें निकलता है। जब हिस्टामिन निकलेगा तो उससे क्या होगा, वो वाइसोडाइलेटर है, तो ब्लड सप्लाई उस एरिया की तरफ ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एलर्जी जो खत्म हो सकती है। उसके बाद है IgM, ये पेंटामर है, इसमें 5 एंटीबॉडीज एक साथ मिली होती है, पेंटामर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्जेस्ट इन साइज एंड इज कॉल्ड माइक्रोग्लोबिन, इसको माइक्रोग्लोबिन बोलते हैं। ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, ये हेवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मैक्सिमम होता है। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में निकलता है, यानी जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में पहली बार आएगा, जो न्यू होगा हमारी बॉडी के लिए, तो उस वक्त ये रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, तो उस वक्त IgM एंटीबॉडी निकलती है। और ये तब भी निकलता है जब ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी होती है, उसके रेस्पॉन्स में भी ये निकलता है। इसके बाद जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, जिनको मैजिक बुलेट्स भी बोलते हैं, ये लेबोरेटरी में एंटीबॉडीज है। इनको डिस्कवर किया था जॉर्ज कोलर और सीजर मिल्स्टन ने। इन्होंने कहा कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है, अगर हम उनको अटैच करेंगे कैंसरस सेल्स के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा निकलेंगे उस वक्त। ये प्योर हाई एफिनिटी और हाई एंटीजेनिक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है लेबोरेटरी के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, कोलोनल कल्चर करते हैं ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स। हाइब्रिड सेल्स जो होती है, इसमें हाइब्रिड सेल्स मतलब कैंसर सेल्स और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है, उनको आपस में मिलाते हैं, और उसी से हम ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। तो इसी के साथ हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है, इसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है, इसको हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया, और ये आज खत्म हो गया। तो कल हम नए लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।